हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि हम रेगुलर क्लास लगाएंगे, तो अपनी क्लास अगली आ चुकी है मैथमेटिकल फिजिक्स की। लेकिन आपका सवाल ये रहेगा कि सर और भी इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास हैं, न्यूमेरिकल की क्लास हैं, तो वो भी अब आज लग जाएंगी। टेंशन मत लीजिए उस बात की, ठीक है। बस आपका काम ये है कि रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। और टेलीग्राम में मैंने आपको मैसेज भेजा है कि सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने चैनल को अब जल्दी से जल्दी मोनेटाइज करवाइए और अपने दोस्तों, मित्र, सहपाठी सभी से कहिए अपने चैनल के बारे में, और सभी से चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए, ठीक है। सभी से, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में देखो हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था अदिश प्रवणता के बारे में पढ़ा, ठीक है, और लाप्लास इक्वेशन के बारे में पढ़ा, पाइसन इक्वेशन के बारे में पढ़ा। तो वहाँ पे अपन ने उनको प्रूफ कर लिया और शानदार तरीके से पढ़ लिया था। मेरे हिसाब से आपको अल्टीमेट समझ में आ गया होगा। आप तो एक क्या करा करो, आपकी कमी क्या है कि आप जब वीडियो को देख लेते हो तो उसके बाद उसमें कमेंट नहीं करते कि आपको समझ में आया नहीं आया। तो उससे क्या है कि मैं भी फिर देखूँ कुछ इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है कि नहीं है। तो आप पे कमेंट भी कर दिया करो वीडियो के नीचे कि आपको वीडियो कैसी लगी, ये चीज़ आपको समझ में आई नहीं आई। तो सब चीज़ों के बारे में कमेंट भी ज़रूर करा करो, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, बस आज अपना इस चैप्टर का लास्ट क्लास है, और इस क्लास में अपन डाइवर्जेंस के बारे में और कर्ल के बारे में पढ़ेंगे और दोनों को प्रूफ कर देंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको बुक में भी और आपको कोई टीचर ने पढ़ाया भी होगा तो आपको दो तरीके से पढ़ाया होगा। सदिश क्षेत्र और डाइवर्जेंस और कर्ल को दो तरीके से यहाँ पे प्रूफ किया होगा, लेकिन एग्ज़ाम में आपको एक ही तरीके से प्रूफ करना होता है। तो जो सिंपल तरीका है उसको मैं प्रूफ करवा दूंगा। यहाँ पे अपन को यहाँ पे कम पढ़ना है लेकिन नंबर ज़्यादा लेके आने हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सिंपली एक मेथड पढ़ लेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में अगर आता है तो वो कर आना है। बस दो मेथड से अपना क्या काम है, मतलब दोनों मेथड से अपन को लाना डाइवर्जेंस ही है, तो एक ही मेथड पढ़ लो, इससे बढ़िया। तो ठीक है, पर्सनली नाम से उस मेथड का प्रूफ आज तक नहीं आया है। बस आपको कोई एक मेथड से प्रूफ करना होता है, तो मैं आपको एक सिंपल मेथड से प्रूफ करवा दूंगा, ठीक है। चले आगे। तो यहाँ पे आप पढ़ते हैं सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। हाँ भाई, याद आओ, सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या कहता है भैया? डाइवर्जेंस सदैव सदिश क्षेत्रों का ज्ञात किया जाता है। अभी हमने अदिश प्रवणता पढ़ी थी, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि अदिश प्रवणता सदैव अदिश क्षेत्रों की निकाली जाती है, ठीक है। लेकिन अदिश प्रवणता सदिश राशि होती है, इसका ध्यान रखना भैया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डाइवर्जेंस सदैव सदिश क्षेत्रों का ज्ञात किया जाता है, लेकिन डाइवर्जेंस ज्ञात करने के पश्चात अदिश राशि प्राप्त होती है। क्या आया समझ में? आया समझ थोड़ा बहुत? वहाँ पे देखो, डाइवर्जेंस को, कर्ल को और अदिश प्रवणता को यदि आप एक पेज में अगर आप अंतर की तरह पढ़ोगे तो आपको शानदार समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जैसे कि अब देखो, यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे अदिश प्रवणता की, डाइवर्जेंस की। तो अदिश प्रवणता में क्या था कि हमारे पास में राशि तो कैसी थी, सदिश थी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हमारे पास में मतलब प्रवणता के पश्चात हमें सदिश राशि प्राप्त हो रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें राशि प्राप्त कौन सी हो रही है? अदिश राशि प्राप्त हो रही है। लेकिन वहाँ पे अपन बात करते थे अदिश क्षेत्रों के लिए, यहाँ पे बात करेंगे अपन सदिश क्षेत्रों के लिए। आगे बात समझ में? आगे चलें अब। क्योंकि डाइवर्जेंस में डॉट संक्रिया का उपयोग किया जाता है जो कि अदिश गुणन को व्यक्त करता है। अब आपने वहाँ पे अदिश प्रवणता में देखा, वहाँ पे अपन ना तो डॉट का उपयोग करते हैं ना ही क्रॉस का उपयोग करते हैं, ठीक है। वहाँ पे किसी का उपयोग नहीं करते। लेकिन अपन सदिश डाइवर्जेंस में उपयोग किसे करते हैं? डाइवर्जेंस में उपयोग करते हैं अपन डॉट संक्रिया का, जो कि अदिश गुणन को व्यक्त करती है। आगे बात समझ में? इतना तो आपको 12th क्लास में पता होगा किस प्रकार हम डॉट को डाइवर्जेंस अदिश फलन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और क्रॉस को हम सदिश गुणन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंस की कहानी हो गई इतनी सी। तो आपसे नॉर्मली डाइवर्जेंस के बारे में पूछ सकता है कि डाइवर्जेंस क्षेत्र के, मतलब सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो ये आप पे छोटी सी टिप्पणी लिख सकते हो, कोई दिक्कत? आगे चले। अब बात करते हैं कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे अपन लिखी हुई है। ये एक मतलब अपन कह सकते हैं जो डेफिनेशन होती है ना, ये एक तरीके देखा जाए तो ये फॉर्मूले होते हैं, उन्हीं से डायग्राम, मतलब उन्हीं से डेफिनेशन बनती है। तो आप क्या करो कि डेफिनेशन को रटने में कम ध्यान दो, जो फॉर्मूला अभी मैं बताऊंगा नीचे आपको, उसी से ये पूरी डेफिनेशन आपकी बनी हुई है। तो क्या करिए, वैसे आपने पढ़ा भी होगा शानदार तरीके से, फर्स्ट ईयर में भी, फर्स्ट ईयर में था वैसे, ये फर्स्ट चैप्टर में ही था। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं अल्पांश आयतन में परिबद्ध पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की मात्रा सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। अर्थात एकांक आयतन से निर्गत फ्लक्स
की मात्रा सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाती है। ठीक है, आपने डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है भैया, आगे चलो। मतलब आपने फॉर्मूला देख लिया, अब देखो फॉर्मूला है हमारे पास में, ये क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है हमारे पास में फाई अपॉन में dv। अब एक बात बताइए, हमें यहाँ पे क्या बता, यहाँ ऊपर हमने क्या कहा, हमने ऊपर यही कहा है एकांक आयतन से, देखो अपॉन में है, इसका मतलब क्या हुआ, एकांक, तो एकांक आयतन से निर्गत फ्लक्स, फाई क्या हमारे पास में फ्लक्स है, तो एकांक आयतन से निर्गत फ्लक्स की मात्रा सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में डेफिनेशन बन गई। तो डेफिनेशन को रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। चलें भैया, अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास में आगे। तो यहाँ पे देखो डाइवर्जेंस को हम देखो DIV या फिर डेल से प्रदर्शित कर देते हैं, लेकिन डेल के साथ में डॉट आएगा तभी अपन डाइवर्जेंस को प्रदर्शित कर पाएंगे, और क्रॉस आएगा तो हमारे पास में कर्ल आ जाएगा, साफ सी बात। ठीक है, आगे चलें भैया। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखो वही, अतः सदिश क्षेत्र ए वेक्टर का डाइवर्जेंस कैसे निकालेंगे, डाइवर्जेंस ए वेक्टर, क्योंकि डाइवर्जेंस को DIV या डेल से निरूपित करते हैं, इजिकल टू, यहाँ पे अपन बात करते हैं लिमिट फाई अपॉन में dv। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं dv अपन ले रहे हैं, तो यहाँ पे अल्पांश आयतन से निर्गत फ्लक्स की जो मात्रा होती है वो हमारे पास में सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाती है। अब एक बताइए, हमें फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, फ्लक्स की डेफिनेशन होती है फाई बराबर फाई ए डॉट में ds। ठीक है, ये तो अपन ने यार 12th क्लास में पढ़ा है, फाई बराबर ए डॉट ds। तो अपन ने जैसे आपने पढ़ा होगा 7 चैप्टर में, यहाँ पे 12th क्लास में 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, 9 चैप्टर इसी के ऊपर निर्भर थे अपने फाई के ऊपर। ठीक है, फ्लक्स के ऊपर। तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर ए डॉट ds होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा कि हमारे पास समीकरण 1 में जहाँ पे फाई था वहाँ पे अपन ने फाई की वैल्यू पुट कर दी। तो डाइवर्जेंस ए वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट और फाई ए डॉट ds, और यहाँ पे dv टेंस टू 0 है। मतलब dv टेंस 0 का मतलब क्या है, dv टेंस टू 0 का मतलब ये है कि अल्पांश आयतन है, मतलब आयतन का मान बहुत कम है। आ गई, तो समीकरण नंबर 1 आ गया हमारा, समीकरण नंबर 2 आ गया। तो इतना मेरे हिसाब से ये इस पेज में तो आपको मेरे हिसाब से 1% भी दिक्कत नहीं होगी, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब पूरी कहानी मैंने आपको अल्टीमेट तरीके से समझा दी है। और वैसे अगर मैं आपको समझाता नहीं भी तब भी आप अगर नोट्स के माध्यम से पढ़ते तो मेरे हिसाब से आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होती, कहीं पर भी। ठीक है, जो दिक्कत आएगी वो थोड़ी कैलकुलेशन में आएगी, जो कि अपन अभी सोल्व कर देंगे। ठीक है भाई, चलो आगे। तो आगे चलते हैं अपन फटाफट। अब हाँ भैया, अगले पेज में आ गए भैया, आप क्या करें। अब यहाँ पे देखो डाइवर्जेंस के बारे में तो पढ़ लिया अपन ने, ठीक है भैया, डाइवर्जेंस पढ़ लिया अपन ने। लेकिन अब देखो डाइवर्जेंस पढ़ रहे हैं, तो डाइवर्जेंस तो अपन ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, लेकिन अब सेकंड ईयर में क्या पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में पढ़ेंगे भैया लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में पढ़ेंगे अपन, ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपन पढ़ेंगे डाइवर्जेंस को। आगे बात समझ में। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है। वैसे तो आपको ये रट गई होगी चीज़ें, क्योंकि देखो वह वक्र रेखीय निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक अक्ष परस्पर लंबवत हो, निर्देशांक u1 u2 u3 हो, ठीक है, उपस्थित हो, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, रट गई होगी वे चीज़ें, आपको कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। और लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में डाइवर्जेंस का गणितीय विश्लेषण 2 प्रकार से किया जाता है, लेकिन मैं आपको एक ही प्रकार से कराऊंगा। आपको नोट्स में दोनों प्रकार मिल जाएंगे, अगर आपको दोनों प्रकार पढ़ने दोनों प्रकार पढ़ लेना। ठीक है भैया, लेकिन मैं आपको एक ही तरीके से पढ़ाऊँगा, और जो सिंपल रहेगा उसको अपन पढ़ा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे प्रथम विधि देख लीजिए भाई फटाफट। वैसे आज की क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, फटाफट कर देंगे। ये डाइवर्जेंस हो गया, इसको पढ़ने के बाद फिर कर ले और ख़त्म अपना चैप्टर। और फिर अगला चैप्टर ही मेरे हिसाब से आज से ही उसका लेक्चर आ जाएगा, या फिर कल से रेगुलर ही आएगा। ठीक है, तो आप टेंशन ना लीजिए, सिलेबस अपना हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। एग्ज़ाम से 2-5 दिन पहले हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। बस साथ के साथ पढ़ते रहिए, आपका काम ये है। साथ के साथ पढ़ते रहोगे ना, तो उससे क्या रहेगा कि एग्ज़ाम जब आएंगे नज़दीक तब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो आपके टच में रहेगा सिलेबस, और आपको रिवीजन करने का भी रिवीजन भी करने का वो नहीं रहेगा कि भाई हमें रिवीजन भी करना है, क्योंकि अभी तो पढ़ा था। ठीक है, तो रिवीजन भी आपको नहीं करना पड़ेगा, ये बात है। साथ से पढ़ने का मतलब ये है। तो यहाँ पे प्रथम विधि अपन पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि अदिश प्रवणता की परिभाषा से, देखो हम अदिश प्रवणता की परिभाषा जानते हैं, क्योंकि अपन ने अदिश प्रवणता अब पढ़ ली है और उसको मैंने प्रूफ भी करवा दिया। अदिश प्रवणता को देखो प्रूफ क्या करवाया था मैंने, डेल फाई। भाई अगर अपन ने लास्ट में आपको याद हो तो फाई कॉमन लेके फाई भी कैंसिल कर दिया था, लेकिन अगर डेल फाई अपन बात करते हैं तो इसी प्रकार ग्रेडियंट फाई के द्वारा ही अपन किसको, अदिश प्रवणता को निरूपित करते हैं। तो डेल फाई बराबर कितना हुआ, E1/H1। अब देखो ये फॉर्मूले हैं, अगर आपने अब तक इनको याद नहीं किया है, और वैसे याद करने की आवश्यकता होगी नहीं, क्योंकि ये इतने बार पढ़ा दिया मैंने, आपको रट जाने चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो क्या है फॉर्मूला, E1/H1, E2/H2, E3/H3। ठीक है, वही D5 और DU1 DU2 DU3 फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है,
समीकरण नंबर 1 आ गया। ठीक है भैया, आगे चलो। समीकरण 1 में क्या करा हमने कि फाई बराबर हमने u1 रख दिया। अब आप कहोगे u1 क्यों रखा? u1 इसलिए रख दिया क्योंकि अपन बात कर रहे हैं लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांतर की, तो वहाँ पे अपन क्या करें, जो अपने फाई फ्लक्स है तो वहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, u1 कोऑर्डिनेट के द्वारा हमने किसी भी पार्टिकल को निरूपित कर दिया, जिसके लिए अपन डाइवर्जेंस की गणना कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अपन ने क्या करा कि हमने फाई बराबर u1 कर दिया। चलो ठीक है, u1 कर दिया। उसके बाद में u1 रखने के बाद हमने क्या देखा कि फाई बराबर u1 रख दिया, तो डेल u1 बराबर कितना आ गया हमारे पास में, E1 अपन में H1 डेल u1 अपन में डेल। बिल्कुल सिंपल है, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या बोला मैंने, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मैथमेटिकल फिजिक्स में आपको केवल समझने की, तो ये मान लो कि आप छोड़ दो टेंशन, क्योंकि समझ में तो आपको तुरंत आ जाएगा, लेकिन आप उसको पेज में कॉपी में लिख पाओगे इसकी गारंटी अपनी नहीं है, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तब तक आप इसको कॉपी में बिना देखे नहीं लिख सकते। आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी इस बात की, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे लिख लिख के, तब तक आप कॉपी में मतलब ढंग से नहीं लिख सकते और आपके नंबर पूरे नहीं आएंगे मैथमेटिक्स फिजिक्स में। इसको थोड़ा हल्के में मत लेना, पहले बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। वैसे तो हर चीज़ संभव है, मुमकिन है, लेकिन भाई थोड़ी प्रैक्टिस भी, हार्ड वर्क चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा अपन ने कि यहाँ पे अपन ने फाई की जगह u1 पुट कर दिया। चलो भैया ठीक है, u1 पुट कर दिया। उसके बाद में आपने क्या देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है du1 अपन म्यू, यानी कि अपन बात करते हैं u1 का u1 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 हो गया, और u1 का u2 और u3 के रेस्पेक्ट में कितना हो गया, 0 हो गया। साफ सी बात है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे u2 और u3 के रेस्पेक्ट में u1 है वो कांस्टेंट की बात काम करेगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास में 0 हो गया। आगे बात समझ में, तो हमारे पास में क्या हुआ, इन दोनों की वैल्यू तो 0 हो गई भैया, और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो E1 अपॉन में H1 मल्टीप्लाई में 1 हो गया। चलो भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे कि E1 कैप का आप मान निकाल सकते हो। इधर से देखो H1 और मल्टीप्लाई में डेल U1, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार आप कह के ये कर सकते हो क्या कि हमारे पास में E2 का मान भी, अब देखो वैसे तो यहाँ पे समझने की बात भी है, थोड़ा सा आप दिमाग भी लगाओ, लॉजिक भी लगाओ, क्योंकि अपन लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांतर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे देखो हमारे पास में E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप, इनका मान हमें चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे भी करके अपन E1 E2 E3 का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीका क्या है कि देखो आपको ये चीज़ें कब समझ में आएगी, ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि अब देखो कई बच्चे प्रेशर ले लेते हैं कि यहाँ पे हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही। तो भैया आप पढ़ रहे हो पहली बार पढ़ोगे तो आपको देखो कोई भी चीज़ हो, चाहे ABCD हो, सबसे आपको सरल लगती है, लेकिन जब आपने पहली बार पढ़ी थी तब तो आपको डिफ़िकल्ट लगी थी ना। तो इसलिए क्या है कि अपने आप को थोड़ा डिप्रेशन में ना डालें और 1-2 बार चीज़ों को पढ़ें, तब जाके ये चीज़ें अपने आप आपको समझ में आने लग जाएंगी। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास में E1 का मान H1 डेल U1 आ गया। अपन इसी प्रकार करके लिख सकते हैं E2 E3 का मान H2 H3 डेल U2 डेल U3। समीकरण नंबर 3 इसको नाम दे दिया। इस पेज में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे चलें भैया, चलो आगे चलते हैं भाई फटाफट, चलो भाई फटाफट चलो आगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करा अपन ने, यहाँ पे अपन ने अब स्टेप चेंज कर दिया। कैसे, सदिश गुणनफल के गुणधर्म से। सदिश गुणनफल मतलब आपके दिमाग में एक ही चीज़ क्लियर होनी चाहिए भैया, सदिश गुणनफल मतलब क्रॉस, अदिश गुणनफल मतलब डॉट, ये क्लियर होनी चाहिए बातें। तो सदिश गुणनफल के गुणधर्म से तो हमने क्या करा कि E1 बराबर हमने कर दिया E2 क्रॉस E3 कर दिया, मतलब हमने क्या कर दिया कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। चलो भैया ठीक है, फिर हमने क्या करा कि हमने यहाँ पे E2 और E3 का मान पुट कर दिया। तो E2 और E3 का मान पुट कर दो, क्या था भैया H2 डेल U2 और H3 डेल U3। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारे पास में H2 H3 हैं, अदिश गुणांक हैं, ये कांस्टेंट की बातें काम कर रहे हैं, दोनों को बाहर लगा दिया। फिर हमारे पास में जो चेंज होंगे डेल U2 डेल U3, भाई जैसे कोऑर्डिनेट हैं वो चेंज होंगे, तो हमने क्या करा उन्हीं के अंतर्गत अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया। है बात सही है, बिल्कुल सही है। और मैं बात करता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट, बात करते हैं अपन सदिश क्षेत्रों को, या सदिश क्षेत्रों के लिए लगता है, सदिश राशि को लगता है, इसीलिए अपन ने डेल U2 और डेल U3 पर लगाया है, H2 H3 पर नहीं लगाया, क्योंकि ये अदिश राशि की बात ही काम करते हैं। अदिश राशि होती है, अदिश गुणांक है, तो अदिश की बात ही काम करेगा। तो इसीलिए देखो आपसे एग्जामिनर तो खैर नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे कोई टीचर पूछ ले कि यहाँ पे H2 H3 के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं आया, तो आप उसको कह सकते हो कि सर यहाँ पे H2 H3 है वो अदिश गुणांक है। ठीक है, तो हमारे पास में इसलिए अपन यहाँ पे इसमें क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगाया। क्रॉस अपन बात करते हैं सदिश क्षेत्रों के लिए लगता है,
तो इसलिए अपन बात करते हैं डेल U2 और डेल U3 के ऊपर ही अप्लाई हुआ। आगे बात समझ में, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही अच्छा स्थान प्राप्त कर सकती है अपनी अपनी क्लास के अंतर्गत और आपको आगे जाकर भविष्य में भी। ठीक है, आगे चले भैया, समीकरण नंबर 4 आ गया आपके पास में। उसके बाद में देखो सिंपल सा स्टेप है, रटा पीटा वही लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांक सदिश क्षेत्र क्या होता है, वही होता है। ये कितनी बार पढ़ लिया अपन ने, ए वेक्टर बराबर E1 A1 E2 A2 प्लस में E3 A3। ठीक है, ये आ गया आपके समझ में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या करा अपन ने, हमने ये करा कि अवकलज संकारक का अदिश गुणनफल कर दिया। अब देखो अदिश गुणनफल क्या होता है, मैं बोला ना आपको भी कि सदिश गुणनफल अदिश गुणनफल में आपको डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, तब जाके तो आप एक एक डेरिवेशन को उंगलियों पे कर सकते हो। देखो अब हमने क्या करा कि अवकलज संकारक का अदिश गुणनफल करवा दिया। अवकलज संकारक क्या होता है, डेल होता है। अब हमने क्या कर दिया, उसका अदिश गुणनफल मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट करवा दिया, और सदिश का मतलब क्रॉस होता है, तो यहाँ पे डॉट करवा दिया अपन ने। ठीक है भैया, तो हमने देखा ए का मान यहाँ से लिख दिया और यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट करवा दिया भैया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया आगे चले, तो डेल डॉट ए वेक्टर आ गया हमारे पास में। इधर हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास में, देखो ये वैल्यू आ गई भाई, पर्सनल मल्टीप्लाई कर दिया इनसे, तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 5 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या देखा, समीकरण 5 में देखो आप एक बार, समीकरण 5 में देखोगे तो RHS के प्रथम पद से, मतलब हमारे पास में जो राइट हैंड साइड में देख सकते हो आप कि ये प्रथम पद है हमारे पास में, इससे देखो आप एक बार, तो यहाँ पे देखो डेल डॉट A1 E1 कैप हमारे पास में है। तो यहाँ से हमने क्या करा कि हमने यहाँ पे अब वैल्यू को पुट कर दिया। अब कहाँ से कर दिया, देख लो एक बार आप, यहाँ पे समीकरण नंबर 4 में देखो आप एक बार, समीकरण नंबर 4 में आपको E1 कैप की वैल्यू नज़र आ रही होगी, क्या H2H3 आ रही है, नहीं आ रही, H2H3 डेल U2 डेल U3, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो देखो डेल हमारे पास ऐसे कैसे है, देख लो। ठीक है, A1 हमारे पास में ऐसे कैसे है कि नहीं है, बताओ। A1 हमारे पास में ऐसे कैसे, और H2H3 ऐसे कैसे, और हमारे पास में जो ब्रैकेट में डेल U2 और क्रॉस डेल U3 थे, ये हमारे पास में ऐसे के ऐसे हैं। तो समीकरण नंबर 4 से इसको आप ब्रैकेट में करो, ब्रैकेट में कर दो, और समीकरण नंबर, पेन क्यों नहीं चल रहा भैया, चल गया। तो समीकरण नंबर 4 से हमने ये लिख दिया। ठीक है, आगे चलें। आगे हमने क्या करा भैया, थोड़ा सा ध्यान देना भैया, बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आएगा। हमने क्या कर दिया, लेट कर लिया। क्या कर लिया, लेट कर लिया, माना कि फाई बराबर हमने क्या माना, मतलब A1 H2H3 को, A1 H2H3 को हमने फाई मान लिया भैया। ठीक है, मान लेते हैं। अब देखो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हमने इसको फाई क्यों माना, और फाई मान लिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसको फाई मानना है। भैया देखो बात ऐसी है, सिंपल सी बात ये है कि कोई भी चीज़ अपन जब लेट करते हैं ना, तो कभी भी देख लेना वो लेट इसलिए करते हैं क्योंकि अपनी जो कैलकुलेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाए, बिल्कुल इसलिए करते हैं। तो यहाँ पे जब कोई भी साइंटिस्ट था, जब उसने यहाँ पे डाइवर्जेंस को समझाया, उसको प्रूव करा, तो उसने भी क्या करा कि सहायता के लिए फाई मान लिया, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो भाई हम ही मान लेंगे, सही बात है कि नहीं है, तो हम ही मान लेंगे। तो वही कारण है इसका, और प्रॉपर इसका और कोई कारण नहीं है। ठीक है, और कारण आप निकाल सकते हो आगे जब कैलकुलेशन सोल्व करोगे, तो आपको लग जाएगा हाँ भाई ये फाई मानना जरूरी था। ठीक है, तो वो आपके हिसाब से आप देख लेना बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने इसको A1 A2 A3 को हमने H2H3 को हमने क्या मान लिया, फाई मान लिया। चलो भाई ठीक है, उसके बाद हमने क्या मान लिया कि हमारे पास में डेल U2 और डेल U3 था हमारे पास में क्रॉस में, उसको हमने मान लिया B वेक्टर। चलो अभी अब मान लेते हैं, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, घर की बात है, मान लेंगे भाई। मान रखने पर मान रखो भैया, मान कहाँ से रखेंगे, मान रखो भैया, कहाँ से रखेंगे, यहाँ से रखो, इसके मान फाई रख दो, इसका मान बी वेक्टर रख दो। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, डेल डॉट में A1 E1 कैप, डेल डॉट में क्या आ गया हमारे पास में, फाई और बी वेक्टर आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत। ठीक है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे अपना कर दिया, उसके बाद अपन क्या करेंगे, देखो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पे, अंदर कुछ नहीं है, बाहर देख लो आप, डॉट आ रहा है क्योंकि अपन ने अदिश गुणनफल किया था, ध्यान में रखना इस बात को। फिर हमारे पास में डेल डॉट में A1 E1 कैप हमारे पास ऐसे कैसे, फिर हमने क्या कर दिया, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दिया दोनों के साथ में। तो क्या हुआ, देखो डेल फाई, यानी कि देखो डेल फाई डॉट में बी वेक्टर, ये तो जानते होंगे भैया, ये तो जानते होंगे डॉट पर कैसे करते हैं। तो हमारे पास में क्या हुआ, पहले हमने क्या करा, देखो हमारे पास में डेल का फाई के रेस्पेक्ट किया, मतलब फाई के साथ लिख दिया, बी वेक्टर बाहर कर दिया, फिर उसके बाद में फाई को बाहर रख दिया और डेल को बी वेक्टर के साथ में लिख दिया। तो ये तो आपको आता होगा। ठीक है, चलें भैया आगे। तो मेरे हिसाब से इस पेज में भी आपको कहीं पे दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक की कहानी मेरे हिसाब से आपको अल्टीमेट तरीके से समझ में आ गई। आगे चलते हैं, फटाफट चलो भैया आगे।
अब देखो क्या कर दिया, ये कर दिया अपना कि हमारे पास में पुनः मान रखने पर, मतलब पुनः मान रख दिया। तो भाई मान रख दिया तो फिर माना है क्यों था, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या सिस्टम है। वो माना इसलिए क्योंकि जब वैल्यू बड़ी थी ना, तो आप उसको जब वहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखते वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन यहाँ पे अपन ने फाई माना और बी वेक्टर माना, उससे अपने जो डॉट प्रोडक्ट किया ना वो सिंपल हो गया। अब क्या कर दिया अपन ने, यहाँ पे क्या था, डेल डॉट में फाई था, फाई की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, और यहाँ पे कितना था भी, तो ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे वही बात है कि हमारे पास बाहर क्या था, बाहर हमारे पास फाई था, अंदर बी था, तो उसकी वैल्यू अपने आराम से, मतलब फाई और बी की वैल्यू वापस पुट कर दी है भैया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में नाउ, अब देखो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास में, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारे पास में यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है हमारे पास में, सुना ध्यान से एक बार, क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास में ए वेक्टर और ब्रैकेट में बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है हमारे पास में, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सी वेक्टर डॉट में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस का बी वेक्टर डॉट में, मतलब वो बात है रे यार, सी ए बी माइनस का बी ए सी, बस ये फॉर्मूला ऐसे याद कर सकते हो आप, ए बी सी बराबर सी ए बी माइनस का बी ए सी। तो आप देख सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए है। अब देखो ये फॉर्मूला आप लगाओगे कहाँ पे, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। देखो एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारे पास में ए वेक्टर काम करेगा, और देखो ये क्रॉस में देखो हमारे पास में बी वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर का काम करेगा, तो यहाँ पे लगाएंगे अपन ये फॉर्मूला। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देते हैं भाई फटाफट, देखो शानदार तरीके देखना एकदम। तो भैया इस जगह पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, कहाँ पे लगेगा, इस जगह लगेगा भैया, थोड़ा सा ध्यान देना। और आपके नोट्स में भी आप इस प्रकार तीर का चिन्ह बना लेना। यहाँ पे देख लो आप, देखो ये हमारे पास में काम करेगा ए वेक्टर, डॉट में हमारे पास में बी वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर का काम करेगा, देख लो क्रॉस में सी वेक्टर। और यहाँ पे हमारे पास में, यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो हमारे पास में ये डेल है, ये हमारे पास सदिश राशि होती है, तो यहाँ पे यहीं पे लगेगा ओनली फॉर ये फॉर्मूला। यानी कि अपन को क्या करना है, कुल मिला के बात ये कि प्लस के बाद की जो टर्म्स है इसको अपन को नेग्लिजिबल करनी है, मतलब जीरो करनी है। जीरो करनी है, होगी या नहीं होगी तो बाद की बात है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ये वाला कैप माइनस का बी ए सी, कैप माइनस का बैक, ये फॉर्मूला होता है कैप सी ए बी, कैप माइनस का बैक, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको आप याद रखना, कभी भी काम आ सकता है आपके, मतलब जेब में रखना इस फॉर्मूले को हमेशा। आगे बात समझ में, चलें भैया, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या दिक्कत है, देखो हमने यहाँ पे डेल डॉट डेल U2 क्रॉस डेल U3 में फॉर्मूला लगा दिया। क्या कहता है फॉर्मूला, फॉर्मूला ये कहता है कि हमारे पास सी वाला पॉइंट है उसको बाहर लियो यहाँ पे, तो डेल U3, ठीक है। उसके बाद में क्या कहता है, ए को, ये हमारे पास में कोड़ा ये रहा, तो डेल क्रॉस में बी, तो हमारे पास में ये रहा बी, ये रहा U2 आ गया, माइनस कर दो भैया, माइनस कर दिया। बी वेक्टर कौन सा, ये रहा, डेल U2 बाहर ले लिया उसको, फिर हमारे पास में ए डेल क्रॉस में U3 आगे बात समझ में। उसके बाद में देखो सिंपल सी बात है, साफ सी बात है, यहाँ पे क्या है, कर्ल, समझ रहे हो बात को, कर्ल, फिर ग्रेडियंट फाई, मतलब डेल क्रॉस में डेल फाई का मान 0 होता है। क्या सुना आपने, तो यहाँ पे देखा कि हमने देखा कि डेल फाई और डेल क्रॉस का जो मान होता है वो हमारे पास में कितना होता है, 0 होता है। तो आपने क्या देखा, तो यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट कर दो भाई फटाफट। तो ये प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी होगी कि हमारे पास में, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई भी थी, आपको याद हो तो, ये प्रॉपर्टी, अरे पेन क्या हो गया इनको, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई भी थी, मतलब कर्ल ग्रेडियंट फाई। अगर आप इस तरीके से समझ में नहीं बैठे तो डेल क्रॉस, डेल मतलब कर्ल, क्रॉस मतलब डेल क्रॉस मतलब कर्ल हो गया, और ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया, डेल और फाई होगा हमारे पास में ग्रेडियंट फाई, तो इसका मान होता है 0। अब आप यहाँ पे सोच रहे हो कि सर फाई कहाँ पे है, यहाँ पे कई बच्चे हैं यहाँ पे, मतलब 60% बच्चे सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे फाई कहाँ पे, फॉर्मूला लगाए कहाँ पे। तो भैया थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, अंतर आत्मिक ध्यान से देखो एक बार आप, यहाँ पे आपको दिखेगा फाई। याद करो अपन ने फाई को U1 U2 के नाम से माना था नहीं माना था, अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ही। तो बस ये क्या है, हमारे पास में फाई का काम कर रहा है। तो ये क्या होगा, देखो डेल क्रॉस में डेल फाई, डेल क्रॉस में डेल फाई, तो मान रखा आपने। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो डेल U3 का मल्टीप्लाई 0, इसकी वैल्यू 0 तो है,
तो जीरो हो गया। डेल यू टी की मतलब मल्टीप्लाई कितना, जीरो। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास में जो आ गई किसकी, डेल डॉट में डेल यू टू क्रॉस डेल यू थ्री, ये वैल्यू हमारे पास में जीरो आ गई। चलो भैया कोई बात नहीं। तो समीकरण 6 में मान रख देंगे। समीकरण 6 में मान रखेंगे तो हमारे पास में ये वाली जहाँ पे यहाँ पे टर्म्स थी वो जीरो हो गई और हमारे पास में ये टर्म्स बच गई, यानी कि डेल डॉट में A1 E1 कैप बराबर में हमारे पास में क्या गया, डेल डॉट A1 H2 H3 और डेल यू टू क्रॉस में डेल यू थ्री आ गया हमारा। समीकरण नंबर 7 आ गया। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल लेते हैं। तो भैया तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है कि समीकरण 7 में 4 व 8 से मान रखने पर, अब सोचो दिमाग लगाओ कि समीकरण नंबर 4 क्या था हमारे पास में, समीकरण 4 व 8 से है 8 कौन सा आ गया, समीकरण 7 तो लिखा हुआ है, 8 कहाँ से आ गया, देखो देखते हैं कुछ मिस्टेक आ गई इसमें शायद। तो ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये समीकरण 7 में 4 व 8 से, 8 तो आई नहीं, समीकरण हम यहाँ पे लिखो 1, यहाँ पे लिखो आप 1 समीकरण लिख लेना, आपके नोट्स में बदलाव कर लेना। तो समीकरण 7 में 4 व 1 से मान रखने पर आपको 4 भी दिखाते हैं एक बार और 8 भी दिखा, मतलब 1 भी दिखाते हैं। देख कौन सी है, देखे एक बार देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भैया समीकरण नंबर 1 देख लो फटाफट, वो ये डेल फाई यानी कि अदिश प्रवणता का मान हमारे पास E1 अपन में H1 E2 अपन में H2 E3 अपन में H3 देख लिया। समीकरण नंबर तो 1 तो ये है और हमारे पास में जो समीकरण जो कौन सा है 4 है वो ये है। देखो हमारे पास समीकरण नंबर 4 ये है कि E1 कैप इज इक्वल टू H2 H3 डेल U2 क्रॉस डेल U3। तो अपन को अब याद करो डेल U2 डेल U3 हमारे पास में मल्टीप्लाई में है, तो डेल U2 क्रॉस U3 का मान अपन को चाहिए, तो इसको अपन को अपॉन में भेजना पड़ेगा, तो E1 कैप अपॉन में H2 H3 आ जाएगा। अभी देखना इसी प्रकार अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलें आगे भैया, चलो देख लो यही करा है भाई, इसको हटाओ ये साइड में, देख लो यही करा है, आप देख सकते हो आराम से। हमने क्या करा है यहाँ पे, कुछ नहीं किया, डेल डॉट में A1 E1 कैप ऐसे कैसे, उसके बाद हमारे पास देखो डेल का मान पुट कर दिया यहाँ पे, क्या कर दिया देखो E1 अपॉन में H1 डेल U1, E2 अपॉन में H2 डेल U2, E3 अपॉन में H3 डेल U3। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा हमारे पास में देखो अपन अंदर की बात करते हैं तो देखो H2 H3, ठीक है, फिर हमारे पास में H2 H3 और हमारे पास में H2 H3, देख लो आप H2 H3 मतलब ये हमारे पास मल्टीप्लाई और A1 ऐसे कैसे, तो क्या समझ में आया। उसके बाद हमारे पास में डेल U2 क्रॉस डेल U3 है, तो इसकी वैल्यू मैंने आपको अभी बताई थी E1 कैप अपॉन में H2 H3, कोई दिक्कत। तो बस अब क्या होगा, अब देखो हमारे पास में E1 कैप ये मल्टीप्लाई में बाहर है, E2 डॉट मल्टीप्लाई में है, E3 मल्टीप्लाई में है, यानी कि अपन बात करते हैं E1 E2 E3 का डॉट प्रोडक्ट करवाना पड़ेगा किसके साथ, E1 के सापेक्ष में। तो आप देख लीजिए क्या प्रॉपर्टी होती है भैया, सिंपल सी बात है। देखो ये आ गई प्रॉपर्टी कि अदिश गुणनफल, फोन नहीं लगे भैया, देखो थोड़ा सा इसको सेटलमेंट करते हैं। अदिश गुणनफल देखो भैया, अदिश गुणनफल क्या कहता है कि E1 डॉट E1 तो 1 होगा और E1 E2 E1 और E3 का मान 0 होगा। सही है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। मान पुट कर दिया, मान पुट करने के बाद में क्या देखा कि डेल A1 E1 कैप बराबर में 1 अपॉन में H1 H2 H3 आ गया, तो डेल A1 अपॉन में डेल U1 और मल्टीप्लाई में H2 H3 आ गया और बाकी 0 हो गए दोनों टर्म, देख लो आप दोनों 0 हो गए। तो इसी प्रकार लगाएंगे अब और क्या करेंगे, देखो भैया समीकरण नंबर 9 आ गया। उसी प्रकार अपन क्या करेंगे, देखो डेल A2 E2 का मान निकालेंगे 1 अपॉन में H1 H2 H3 और जहाँ पे A1 U1 आ रहा था तो वहाँ पे करेंगे अपन A2 U2। देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात यह है कि जहाँ पे भी आपको देखो अब यहाँ पे क्या आ रहा है 1 बना रहा है, तो यहाँ पे अदिश गुणांक की जो मान बात करें अपन तो यहाँ पे 2 और 3 आ रहा है। देखो यहाँ पे 1 आ रहा है तो 2 और 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे 1 और 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे आएगा 1 और 2। जहाँ पे मतलब यहाँ पे अंक सेम आए तो यहाँ पे आप देख लेना अदिश प्रवणता में जो मान है वो सेम नहीं आएंगे। तो समीकरण नंबर 10 को नाम दे दिया। तो समीकरण नंबर 1 तो पीछे आ गया था, कौन सा था वो, किसका मान आया था वो, तो समीकरण नंबर आया था हमारे पास में 5, क्यों लिखेंगे इसको यार, 9 लिखेंगे ना, 9 और 10 से लिख देंगे। तो हमारे पास में समीकरण नंबर 9 से लिखेंगे 10 से लिखेंगे, शायद देख लो एक बार ये हमारे पास में क्या आ गया, ये 9 आ गया हमारे पास में, ठीक है, ये समीकरण आ गया। उसके बाद हमारे पास समीकरण नंबर 10 आ गया। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि समीकरण नंबर 5 में 9 व 10 से मान से पुट करने पर, तो समीकरण नंबर 5 को देख लेते हैं क्या है। समीकरण नंबर 5 ये रहा भैया, देखो ये रहा भैया समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 5 ये कहता है हमारे पास में कि यहाँ पे देखो किस किस के मान निकाल लिए अपन ने, हमने निकाल लिए, हाँ सही है भैया, सही है, यहाँ पे हमने निकाल लिए डेल A1 E1
डेल A2 E2 और डेल A3 E3 का मान निकाल लिया। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में डेल डॉट ए का मान, ये क्या समीकरण नंबर 5 देख लो भैया, ये रहा डेल डॉट ए का मान, देखो वहीं हमारे पास ये रहा। तो हमारे पास में सही बात है बिल्कुल, डेल डॉट हमारे पास में ए का मान ये रहा। तो हमारे पास में इसकी वैल्यू रख दो, A1 E1 की मान रख दो, A2 E2 की मान रख दो, A3 E3 का मान रख दो। तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, देखो हमारे पास में ये आ जाएगा हमारे पास में। तो वैल्यू क्या आएगी, लास्ट में जाके जो फॉर्मूला बनेगा डेल डॉट ए वेक्टर बराबर बनेगा 1/H1 H2 ये 3 आपको याद करो, मैंने यही फॉर्मूला याद करवाया था किसके लिए, डाइवर्जेंस के लिए। डेल अपॉन में डेल U1 A1 A2 H2 H3। तो ये याद करने का सिंपल तरीका क्या है, यहाँ पे देखो याद करने का सिंपल तरीका ये है कि हमारे पास में देखो डेल U1 A1, उसके बाद में देख लो ये हमारे पास सेम रहेंगे, ये सेम रहेंगे, ये सेम रहेंगे। उसके बाद में हमारे पास देखो ये 1 1 आ रहा है तो यहाँ पे H2 H3 आएगा, यहाँ पे 2 आ रहा है तो H1 H3 आएगा, यहाँ पे 3 3 आ रहा है तो यहाँ पे H1 H2 आएगा, यानी कि अदिश गुणांक का जो मान है वो अलग ही रहेगा। तो ये समीकरण नंबर जो 11 है वो सदिश क्षेत्रों का डाइवर्जेंस कहलाता है। तो मेरे हिसाब से इस पूरे मतलब डेरिवेशन तो क्या, हाँ डेरिवेशन कहेंगे, इस पूरे डेरिवेशन में आपको मेरे हिसाब से कहीं पे भी दिक्कत नहीं आई, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो आधे घंटे में डाइवर्जेंस हो गया, अब आधे घंटे में कर्ल हो जाएगा। चलो भैया, तो 2 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, बंद कर लीजिए, उसके बाद अपन स्टार्ट कर देंगे कर्ल। चलो भैया, मैं तो स्टार्ट कर देता हूँ अब। तो यहाँ पे कर्ल को पढ़ लेते हैं फटाफट अब। ठीक है, इसका एक और मेथड आपको नोट्स के माध्यम से मिल जाएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो भैया उसको। ठीक है, तो हमारे पास में अब चलते हैं भैया, हम देखते हैं एक बार। चलो ठीक है भैया, चलो पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अब आ गया हमारे पास हम सदिश क्षेत्र का कर्ल। अब देखो तीनों को कंपैरिजन करेंगे अपन, कौन कौन से को, एक तो करेंगे कर्ल को, एक करेंगे डाइवर्जेंस को और एक करेंगे ग्रेडियंट को, अदिश प्रवणता को। ठीक है भैया, चले आगे, चलो तो भैया चलते हैं। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं सदिश क्षेत्र का कर्ल क्या होता है। कर्ल सदैव सदिश फलनों का ज्ञात किया जाता है। ठीक है भैया, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कर्ल हमेशा सदिश फलनों का ज्ञात किया जाता है। किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल एक सदिश राशि होती है, क्योंकि क्रॉस सदिश संक्रिया को ही प्रदर्शित करता है। डॉट में क्या था, डॉट में हमारे पास में था कि हमारे पास में वो अदिश राशि को प्रदर्शित करता है, क्योंकि डॉट होता है ना वो हमारे पास में अदिश राशि को प्रदर्शित करता है, यानी कि डाइवर्जेंस कहते हैं अपन, वो अदिश राशि को प्रदर्शित करता है। लेकिन हमारे पास जो कर्ल होता है वो हमेशा क्रॉस को प्रदर्शित करता है, और क्रॉस संक्रिया होती है वो हमेशा सदिश राशि को ही प्रदर्शित करती है। ठीक है भैया, उसके बाद हमने वहाँ पे डाइवर्जेंस की जो डेफिनेशन देखी थी कि हमारे पास में एकांक आयतन में निर्गत प्लस का जो मान होता है डाइवर्जेंस का निरूपित करता है। लेकिन यहाँ पे कर्ल की डेफिनेशन कुछ अलग है। कर्ल क्या कहता है कि सदिश क्षेत्र के कर्ल को रेखीय समाकलन के द्वारा परिभाषित किया जाता है भैया, और बंद पथ में सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है, यानी कि हमारे पास में कर्ल कहलाता है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे अपन ने गामा से निरूपित कर दिया, तो रेखीय समाकलन की परिभाषा से, तो यहाँ पे गामा इज इक्वल टू डेल ए डॉट डी एल, तो यानी कि हमारे पास में इसका रेखीय समाकलन अपन ने कर दिया, तो हमारे पास में क्या हुआ, ये कर्ल को निरूपित कर दिया। और ये इंटीग्रेशन ये गोले किसको निरूपित कर रहा है। अब देखो यार, फिजिक्स सॉरी साइंस के स्टूडेंट हो, अब ये तो आपके लिए शोभा नहीं देता, इसको आप पूछ रहे हो भाई ये अपने क्लोज इंटीग्रल को तो प्रदर्शित कर रहा है, बंद रेखीय समाकलन को तो प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि हमारे पास में जहाँ पे भी ये आगे चिन्ह वो हमने देखा कि हमें बंद को निरूपित करता है। तो हमारे पास में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास में गामा बराबर कितना हो गया, क्लोज इंटीग्रल और यहाँ पे ए वेक्टर डॉट डी एल, इसका मतलब क्या हुआ, रेखीय समाकलन। तो यानी कि कर्ल की डेफिनेशन क्या कहती है, कर्ल कहता है कि रेखीय समाकलन के द्वारा परिभाषित किया जाता है, और बंद पथ में सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन, देखो ए वेक्टर हमारे पास में क्या है, सदिश क्षेत्र है, सदिश क्षेत्र का हमने रेखीय समाकलन कर दिया। रेखीय समाकलन क्या होता है कि हमने यहाँ पे लंबाई के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे लेंथ के रेस्पेक्ट में, यानी कि 1 डायमेंशन कह सकते हैं अपन, तो यहाँ पे अपन ने इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये हमारे पास क्या है, कर्ल कहलाएगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख भी सकते हो। देखो सदिश क्षेत्र का कर्ल ए वेक्टर का कर्ल, यानी कि मॉडुलस कर्ल ए वेक्टर बराबर लिमिट गामा अपन में डी ए। ठीक है, यानी कि हमारे पास में गामा क्या है, हमारे पास में वही ए डॉट डी एल रेखीय समाकलन है। तो हमारे पास डी ए का मान कितना है, डी ए टाइम्स जी, मतलब अल्पांश अपन क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं वहाँ पे। तो समीकरण 1 से मान रख दिया, ए डॉट डी एल अपन में डी ए। ठीक है,
तो समीकरण 2 सदिश क्षेत्र के कर्ल को परिभाषित करता है, यानी कि समीकरण नंबर 2 हमारे पास में क्या है, कर्ल ए वेक्टर बराबर हमारे पास में कितना आ गया, सदिश क्षेत्र के कर्ल की बात कर रहे हैं भैया। तो कर्ल ए वेक्टर बराबर कितना आ गया, लिमिट यहाँ पे गामा का मान कितना था, इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल और डी ए टेंस टू 0, यानी कि अपन अल्पांश क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अल्पांश क्षेत्र की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास में यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, यानी कि मैक्सिमम का मतलब तो ये है कि हमारे पास में यदि डी ए टेंस टू 0 रहेगा, यानी कि क्षेत्रफल का मान कम रहेगा, अपोन में राशि का मान कम रहेगा, तो हमारे पास में कर्ल का जो मान आएगा मैक्सिमम आएगा, साफ सी बात है। देखो अपोन में अगर वैल्यू कम आती है तो उसका मान क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब यही होता है कि हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी अब यहाँ पे जो वैल्यू वो हमें मैक्सिमम मिलेगी, तो यहाँ पे मैक्सिमम अपन ने लिख दिया। तो ये सदिश क्षेत्र के कर्ल को परिभाषित करता है। कोई दिक्कत यहाँ पे मेरे हिसाब से तो कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलें, उसके बाद में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि कर्ल का यह मान सदैव घूर्णी फलनों के लिए ही प्राप्त होता है। मतलब ये क्या होता है, घूर्णी फलन का मतलब रोटेशनल फंक्शन, ठीक है। हमारे पास में जैसे कि आगुण हो गया, ठीक है, तो ये हमारे पास में जितने भी घूर्णी फलन होते हैं हमारे पास में उनके लिए, जैसे अपने पास बात करते हैं, हमारे पास एफ बराबर एम है, तो एफ बराबर एम है, एफ हमारे जो बल है वो घूर्णी फलन नहीं है हमारे पास में, ठीक है। तो जो घूर्णी फलन होते हैं उनके लिए यहाँ पे हमारे पास में जैसे कोणीय वेग, कोणीय संवेग, ठीक है, तो ये हमारे पास घूर्णी फलन होते हैं, तो इनके लिए ही हमारे पास में कर्ल का जो मान होता है प्राप्त होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कुछ और कर्ल के बारे में लिखा हुआ है थोड़ा बहुत। हाँ भैया, कर्ल के बारे में इतना ही था बस। अब पढ़ते हैं सीधा इसका विधि, मतलब इसका मेथड पढ़ते हैं। तो कर्ल के बारे में आपने नॉर्मल जान लिया कि हमारे पास में सदिश क्षेत्रों के लिए ज्ञात किया जाता है, और हमारे पास में सदिश राशि के लिए सदिश राशि को निरूपित, मतलब सदिश क्षेत्र होती है भी, ठीक है। और उसके अलावा अपन बात करते हैं इसमें क्रॉस प्रोडक्ट की तरह इसको निरूपित करते हैं, और इसमें घूर्णी फलनों के लिए ज्ञात किया जाता है। और मॉडुलस कर्ल ए वेक्टर बराबर कितना फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल अपन में डी ए टेंस टू 0 होता है, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो ये सब आपने कर्ल के बारे में पढ़ लिया। अगर नॉर्मल टिप्पणी आती है 1 नंबर 2 1.5 नंबर में कि कर्ल को परिभाषित करो, यानी कि सदिश क्षेत्र के लिए कर्ल को परिभाषित करो, तो आप वो डेफिनेशन लिख सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत अपन को प्रूफ करना है कर्ल, ठीक है भैया। तो अपन क्या करेंगे इसके लिए, अब देखो यहाँ पे द्वितीय विधि लिखी हुई है, लेकिन आपको वो लाइन तो लिखनी पड़ेगी कि हमारे पास में लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में जो अक्ष होती हैं वो हमारे पास में परस्पर लंबवत होती हैं, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट का मान u1 u2 u3 होता है, तो वो आपको यहाँ पे ऊपर लिख देना है, ठीक है भैया। अब चलते हैं इसके प्रूफ पर सीधा। तो सेकंड मेथड इसका थोड़ा सिंपल है, यानी कि फर्स्ट मेथड आप कर सकते हो, मैंने आपको नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है भैया। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। चलो भैया कर देते हैं इसका समापन। हम जानते हैं विनोदर, क्या जानते हैं भैया, अदिश प्रवणता की परिभाषा से ग्रेडियंट की परिभाषा क्या कहती है भैया, ग्रेडियंट की परिभाषा। अब तो सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए एक एक। डेल फाई बराबर हमारे पास में क्या है, E1 अपॉन में H1 डेल फाई अपॉन डेल U1, ठीक है। E2 कैप हमारे पास में H2 डेल फाई अपॉन डेल U2, प्लस में E3 कैप अपॉन में H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। अब इस समीकरण नंबर 10 दिया हुआ है, तो ये कहाँ से दिया हुआ है भैया, ये शायद अपना पिछला जो मेथड चल रहा था ना अपना, इसका जो प्रथम विधि है उसी के अंतर्गत दिया हुआ है ये। चलो मान लेते हैं, अपन को समीकरण से क्या काम है, अपन को तो समझने से काम है। आप इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे वही काम कर रहे हैं अपन, यानी कि अपन ने क्या करा, वही याद आ रहा हो तो आपको, डाइवर्जेंस में अपने ये काम किया था, डाइवर्जेंस में भी अपन ने ये काम किया था कि फाई को हमने U1 माना था, तो मान लो भैया, तो हमने फाई बराबर क्या मान लिया, U1 रखने पर रख दो भैया, तो U1 रख दिया। उसके बाद हमने क्या करा कि डेल U1 बराबर हमारे पास में वही आ रहा है। उसके बाद में मतलब इतना काम तो सेम रहेगा, मतलब वही डाइवर्जेंस में किया था, अभी जस्ट 2 मिनट पहले किया था अपन ने काम। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास में E1 कैप E2 कैप का मान आ गया, तो E1 कैप E2 कैप का मान हमें सेम मिला है जो हमें डाइवर्जेंस में मिला था, ठीक है भाई। आगे चलें, आगे चलो भैया, जहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। तो अब क्या करते हो, देखो लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में वही सदिश क्षेत्र, वही बात है, बिल्कुल सेम डिट्टो है, वही प्रोसेस है। तो हमारे पास में कितना आ गया, हमारे पास में ए वेक्टर आ गया, हमारे पास में A1 E1 कैप, A2 E2 कैप, ठीक है। उसके बाद हमने अवकलज संकारक डेल का सदिश गुणनफल कराने पर यहाँ पे बदल गया भाई मामला। वहाँ पे हमें चाहिए था डाइवर्जेंस, हमें क्या चाहिए था, वहाँ पे चाहिए था डाइवर्जेंस, यानी कि डॉट प्रोडक्ट कर दिया था वहाँ पे हमने। अब यहाँ पे चाहिए हम कर्ल, हमें चाहिए सदिश क्षेत्र। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे भैया, यहाँ पे अपन कर देंगे कि अवकलज संकारक डेल का सदिश गुणनफल करने पर, तो कर दो भैया फटाफट, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो डेल क्रॉस में ए वेक्टर भैया बराबर हमारे पास में आ गया डेल क्रॉस A1 E1 कैप, प्लस में डेल क्रॉस A2 E2 कैप,
प्लस में डेल क्रॉस A33 कैप। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। तो हमने क्या करा दिया यहाँ पे, डेल का सदिश गुणनफल करवा दिया, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट करवा दिया। समीकरण नंबर 13 फेरा जो भी है आप दे लीजिए अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया वही बात, मतलब प्रोसेस चलेगी, डिट्टो चलेगी, जो अपन ने डाइवर्जेंस में अभी अपन ने 2 मिनट पहले पढ़ा, लेकिन जहाँ पे डॉट था वहाँ पे क्रॉस कर दो भैया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि प्रथम पद के लिए, वहाँ पे अपन ने प्रथम पद के लिए बात करी थी। देखो प्रथम पद क्या है हमारे पास में, डेल क्रॉस में A1 E1 कैप इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में, डेल क्रॉस में A1 H1 डेल U1। तो समीकरण नंबर 11 क्या कहता है भैया, समीकरण नंबर 11 वही कहता है जो हमने पहले देखा था, आपको याद हो तो जहाँ पे हमारे पास में ये A1 H1 डेल U1 है, तो यहाँ पे शायद A1 H1 को माना था फाई, ठीक है, ये सही बात है। देखो A1 H1 को फाई मान लिया और इसको बी मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि जो संक्रिया करवाते हैं ना उसमें अपन को थोड़ा सा ईजी रहेगा। बस मैंने आप क्या कहा कि जहाँ पे अपन लेट करते हैं ना, मानते हैं, बस वो मान लीजिए कि वो बिल्कुल कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए अपन वहाँ पे वैल्यू को मान रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है उसका। उसके बाद हमने क्या देखा, वही संक्रिया करवा दी हमने कि डेल क्रॉस में A1 E1 कैप। तो यहाँ पे हमारे पास में देखो डेल फाई के, पहले तो फाई के सेक्शन कर लिया, फिर उसके बाद में देखो इसमें यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हो, मेरे माना तो है शायद। अब देखो यहाँ पे एक छोटी चीज़ और समझने लायक, कैसे, अब यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे हमने संक्रिया करवाई, देख लो संक्रिया करवाई, ये आ गया डेल A1 H1 क्रॉस में डेल U1। यहाँ पे हमने करा मतलब अपन ने देखो फाई हमारे पास में है तो फाई को बाहर रख दिया और हमने कर दिया अंदर क्रॉस। अब यहाँ पे कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे भी अपन, यहाँ पे देखो यहाँ पे करा अपन ने, यहाँ पे करा, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने लायक बात ये है कि वैल्यू को जब पुट कर दिया अपन ने तो डेल A1 H1 आ गया, ठीक है। फिर हमने बी का वैल्यू पुट करा, कितना आ गया, डेल U1 आ गया, ठीक है, क्रॉस में। उसके बाद में A1 H1, ठीक है, फाई का मान आ गया, डेल हमारे पास ऐसे कैसे, बी का मान हमने डेल U1 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंपल, वैसे कोई बात नहीं थी। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा, अब यहाँ पे हमारे पास देखो क्या आ रहा है, देखो कर्ल ग्रेडियंट U1 क्या है हमारे पास में, फाई तो है, फाई आ गया हमारे पास में, या फिर हमारे पास डेल क्रॉस डेल U1 लिख दो, इसका मान 0 होता है भैया। और ये आप पूछो कहाँ से होता है, तो ये तो प्रॉपर्टी होती है, साइंटिस्टों ने वैल्यू दी है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। चलो भैया आगे हमने क्या करा, वैल्यू को पुट कर दिया, डिट्टो प्रोसेस चलेगी, वही डिट्टो प्रोसेस चलेगी वो की वो जो हमने पहले करी थी, ठीक है भैया। तो हमने क्या करा, मान पुट कर दिया, मान को पुट करने के बाद देखा कि यहाँ पे वैल्यू 0 हो गई हमारे पास में, डेल क्रॉस में A1 E1 कैप, और डेल हमारे पास में ऐसे कैसे A1 H1 डेल क्रॉस, मतलब जहाँ पे डॉट था वहाँ पे क्रॉस लगा दिया, तो क्रॉस हमारे पास में डेल U1 आ गया। चले आगे, आगे चलो भैया फटाफट चलो भैया, अब काम खत्म होने वाला अपना। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब अवकलज संकारक के गुणधर्म से, तो अवकलज संकारक क्या कहता है, अवकलज संकारक कहता है हमारे पास में कि डेल बराबर में E1 अपॉन में H1 डेल अपॉन डेल U1, E2 अपॉन में S2 डेल अपॉन डेल U2, E3 अपॉन में S3 डेल U3। तो समीकरण 11 से हमने क्या करा कि हमारे पास में E1 है हमारे पास में, तो डेल U1 का मान निकाल लिया, क्या है हमारे पास में, E1 अपॉन में H1। तो समीकरण 14 में मान रख दिया, तो जहाँ पे हमारे पास में आ रही थी वैल्यू, कहाँ पे, डेल U1 का मान रख दिया हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास देखो ये पिछला ही मान था अपनी जो पिछली वैल्यू थी, तो वहाँ पे हमने डेल U1 का मान निकाल लिया, कितना, देखो हमने लिख दिया डेल U1 की जगह E1 अपॉन में H1, और यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू थी किसकी, जो हमारे पास अवकलज संकारक की वैल्यू थी डेल की, वो भी हमने पुट कर दी। तो अवकलज संकारक की वैल्यू तो कितनी आ गई, E1 अपॉन में H1, ठीक है, और हमारे पास में अच्छा मतलब देखो ये तो अवकलज संकारक के अंदर की जो वैल्यू है वो पूरी अवकलज संकारक की, E1 अपॉन में H1 डेल H1 अपॉन में, ये हमारे पास पूरी अंदर की वैल्यू है। और जो बाहर अपन ने लिखी थी डेल U1 की, अरे वही बात है, लास्ट में अपन ने जो ये काम पहले थोड़ा लास्ट में किया था वहाँ पे, ठीक है, इससे पहले अपन ने कुछ और काम कर लिया था। तो E1 अपॉन में क्या है, यहाँ पे H1 आ गया। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमने देखा कि वही बात, अब E1 E2 E3 का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे, तो देखो E1 क्रॉस E3 क्या होता है, यानी कि हमारे पास ये क्रॉस का डॉट का आपको मैंने कई बार समझा रखा है कि जहाँ पे क्रॉस, अब देखो E1 और E1 के मध्य अगर देखा जाए तो कौन सा बन रहा है, 0 का बन रहा है, और साइन 0 का मान 0 होता है। E2 E1 के मध्य और यहाँ पे E3 E1 के मध्य तो कौन सा बन रहा है हमारे पास में, 90 का बन रहा है। तो यहाँ पे देखो अब क्रॉस में वैल्यू चेंज होती है, देखो कैसे, हमारे पास में E1 क्रॉस E1 आया, हमारे पास 0 हो गया, E2 क्रॉस E हमारे पास इसमें कैप लगाओ भैया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो E2 क्रॉस E, अब यहाँ पे माइनस कैसे आया, ये माइनस इसलिए आया क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा चक्कर, इस प्रकार देखो एक एक चीज़ें बता रहा हूँ और वो भी लॉजिक के साथ में, E1 E2 E3,
तो इसको थोड़ा और कर देता हूँ, पर E3 हो गया। ठीक है, अब देखो E1 क्रॉस में E1 यानी कि सम का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है भैया, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जो मैं आपको वो अब जी लॉजिक दिया था मैंने आपको कि थीटा का मान 0 होगा तो साइन थीटा का मान 0 होता है, तो वो केवल मतलब समझने के लिए बताया था मैंने आपको, वो कोई ऑथेंटिक के आगे से अप्रूवल नहीं है वो। ठीक है, यानी कि वो तो मैं मतलब एक कोई भी टीचर आपको समझाने के लिए बताएगा ओनली फॉर। ठीक है, बाकी अब देखो यहाँ पे बात करते हैं अपन, तो E1 E2 E3 है। अब देखो E1 क्रॉस का E1 का मान 0 हो गया, उसके बाद देखो E2 क्रॉस E1। अब देखो E2 अपन ये जो साइकिल चल रही है इस प्रकार चल रही है, देखो मैंने 3 कंडीशन बनाई इस प्रकार, E1 E2 E3 बनाया है। लेकिन आप देखो E2 क्रॉस यानी कि E2 से अपन E1 की तरफ आए, पीछे की तरफ आए, और ये भी समझने के लिए, ठीक है। तो E2 क्रॉस हमारे पास में E1 आया हमारे पास में, तो हम पीछे की तरफ आए, तो पीछे की तरफ आ गए तो हमारे पास में माइनस आ गया। ठीक है, यानी कि हमारे पास में E2 क्रॉस E3 करें तो आएगा तो E3, लेकिन हम पीछे की तरफ आए इसलिए माइनस आ गया। अब देखो E3 से हम E1 की तरफ गए, आएगा E2, लेकिन प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि अपन E3 से E1 आए, आगे की तरफ आए, इसलिए हमारे पास प्लस आ गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। वैल्यू आ गई तो वैल्यू को पुट कर दो फॉर्मूले में। चलो भैया, तो फटाफट वैल्यू पुट कर देंगे, देखते हैं क्या आता है। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू ये आ गई, यानी कि डेल क्रॉस में A1 E1 बराबर हमारे पास में क्या आ गया, माइनस का E3 कैप H1 H2, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद में देखो एक वैल्यू 0 हो ही गई थी। ठीक है भैया, उसके बाद में अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि हम यहाँ पे H1 H2 H3 बाहर कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास में H1 H1 तो कॉमन आ रहा है, उसके बाद में H2 H3 है, तो हम यहाँ पे इनको बाहर लेंगे तो क्या आएगा, देखो 1/, में हमने ले लिया H1 H2 H3 को बाहर कॉमन ले लिया। चलो भैया, उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास में ये डायल U3 है, तो इसके पास क्या नहीं था, इसके पास H2 नहीं था, तो ऊपर H2 कर दिया। देखो E2 कैप H2 आ गया, डेल U3 A1 H1 बिल्कुल सही है। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं हमारे पास माइनस आ गया, E3 हमारे पास था, H1 H2 को बाहर ले लिया, इसके पास क्या नहीं था, H3 नहीं था, मल्टीप्लाई में H3 कर दिया, तो हमारे पास में H3 डेल U2 अपॉन ये क्या गया, मल्टीप्लाई में वही A1 H1 आ गया। ठीक है भैया, समीकरण नंबर 15 आ गया। इसी प्रकार अपन क्या करते हैं भैया, देखो इसी प्रकार डेल क्रॉस में A2 E2 कैप, तो 1/, में H1 H2 H3। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, यहाँ पे E3 कैप H3, मतलब वही कर देंगे जुगाड़, सेम इसका प्रोसेस कर दिया, पर लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे बदलाव, यहाँ पे 1 था, वहाँ पे 2 कर देंगे, और यहाँ पे बात कर 3 था, यहाँ पे 3 कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण 15 16 17 से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन एक साथ लिख देंगे तीनों की वैल्यू। देखो ये हमारे पास में आ गई, तो तीनों की वैल्यू एक साथ लिखी, तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा समीकरण नंबर 18 आ गया हमारे पास में। तो समीकरण नंबर 18 आ गई हमारे पास में, तो ये लिख दी उसके बाद में। ठीक है, इतना लिख दिया, उसके बाद में कुछ नहीं करना अपन को इसको अपन को सारणिक फॉर्म में लिखना है बस। 1/, में H1 H2 H3 बाहर है हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अंदर देख लो आप, E1 H1, ठीक है, E2 H2, E3 H3, उसके बाद में देखो डेल U2, ठीक है, डेल U1 और डेल U3। तो ये हमारे पास में देखो कुछ वैल्यू कैंसिल भी हो जाएंगी, ठीक है, और कुछ वैल्यू बच जाएंगी। उसके बाद हम इसको अपन सारणिक फॉर्म में लिखेंगे इस प्रकार, मैट्रिक्स फॉर्म में, तो ये इस प्रकार आएगा। देखो यहाँ पे हमारे पास में, और वैसे कैंसिल करने की आपको आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप वैसे की वैसे लिखे रहने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो इस प्रकार अपन सारणिक फॉर्म में लिख दिया। देखो डेल क्रॉस ए वेक्टर, यानी कि हमारे पास में बाहर था वो ए वेक्टर था ही, ठीक है। उसके बाद 1/, H1 H2 H3 आ गया, इसको H1 H2 H3 करो भैया, H3 हो गया, तो 1/, में H1 H2 H3 हो गया। उसके बाद देखो सिंपल सा इसको लिखने का तरीका, ये मैंने आपको याद भी करवाया था ट्रिक के साथ, आपको याद हो तो हमारे पास में E1 H1 E2 H2 E3 H3 लिख दिया। उसके बाद हम लिख दो डेल अपन डेल U1 डेल अपन डेल U2 डेल अपन डेल U3, उसके बाद A1 H1 A2 H2 A3 H3। अब कई बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं कि सर पीछे वैल्यू लिखी है, उससे इसको कैसे बनाएं। तो सिंपल सी बात है, या तो आप इसको याद रख लो, या तो आप इसको याद रख लो। इसमें याद रखने में है क्या दिक्कत बताओ, E1 H1 E2 H2 ये इसको याद रख लो, आप उसको समझने की आवश्यकता नहीं है आपको कैसे लिखें, आप इसको याद रख लो। और वैसे देखो इसको सोल्व करोगे ना आप, यहाँ पे देखे E1 H1 तो मल्टीप्लाई करोगे, इसको छुपाओ भैया, इसको छुपाओ, तो इसको छुपाओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, तो वो की वैल्यू आ रही है, देख लो ये वैल्यू आ रही है पीछे, ये आ रही वैल्यू, ठीक है। तो कैसे भी करके देख लो आप, हमारे पास में वैल्यू वही आएगी। आगे बात समझ में, तो ये हमारे देखो मल्टीप्लाई में मैंने इसी प्रकार लिख रखा है, देखो E1 H1, आप फर्स्ट कॉलम को सोल्व करोगे तो यही आएगा,
सेकंड को सोल्व करोगे तो ये आएगा, देखो आगे नेगेटिव आ रहा है हमारे पास में, और थर्ड को सोल्व करोगे तो ये आएगा। यानी कि ये अपने मतलब अपन इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में सारणिक फॉर्म में अपन ने लिख दिया, और हमारे पास में समय का नंबर जो हमारे पास में कौन सा है, ये देख लेना कौन सा 19 है, ठीक है। तो हमारे पास में ये हो गया कर्ल का बीजीय व्यंजक हो गया। तो ये हमारे पास में चैप्टर नंबर फर्स्ट का दी एंड हो चुका है आज की क्लास में। वैसे होना तो ये 1 महीने पहले ही हो जाना चाहिए था लेकिन वो हमारी लापरवाही के कारण ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया था, हमने वहाँ वीडियो नहीं डाली है। तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, तो आपकी ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। अब चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट कर देंगे। तो ये मान लीजिए चैप्टर नंबर सेकंड को हम 1 दिन में या 2 दिन में कंप्लीट, मतलब 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे इसको, बिल्कुल डेफिनेटली। क्या है उसमें, डिराक डेल्टा फंक्शन है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास में टेंस वो प्रदेश भौतिक राशियाँ हैं, उनके कुछ प्रकार हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। यानी कि अपन बात करते हैं 5 से 7 दिन में पूरी यूनिट कंप्लीट, यानी कि अपने 9 नंबर जेब में। समझ रहे बात हो। अब कई बच्चों का सवाल ये है कि सर यहाँ पे देखो मैं आपको समझाता हूँ। कई बच्चों का सवाल ये रहेगा, सर यहाँ पे हमारे पास में आप बोल रहे हो कि सर यूनिट नंबर फर्स्ट को पढ़ लो, 1 2 3 चैप्टर हैं इसमें, तो इसकी बजाय हम यूनिट नंबर थर्ड को ले लें, फोर्थ को ले लें, उसमें 2 चैप्टर हैं हमारे पास में। तो एक बात सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ। इस बार क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी ने सिलेबस चेंज किया है, आपको पता है 60% कर दिया सिलेबस, और कोई भी आपको 10 में से 3 क्वेश्चन करने हैं। अब आप यदि मान लीजिए ये यूनिट तैयार करते हो ना, यूनिट नंबर फर्स्ट, इसमें क्या है कि आपके नंबर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। कैसे, चैप्टर नंबर 3 किसका है, प्रदेश भौतिक राशियों का। गारंटी है 100% है कि इसमें से 1 नंबर फिक्स आता है, 1 नंबर तो आएगा ही है, मतलब 1 क्वेश्चन तो आता ही आता है यहाँ से। चैप्टर नंबर सेकंड डिराक डेल्टा फंक्शन है, यहाँ से भी 1 क्वेश्चन पक्का, यानी कि आपके 2 क्वेश्चन तो पक्के हो गए, जो कि छोटे छोटे चैप्टर है दोनों, बिल्कुल ठीक है, दोनों छोटे छोटे चैप्टर है, 2 क्वेश्चन पक्के, यानी 6 नंबर पक्के हो गए। उसके अलावा चैप्टर फर्स्ट जो अभी कंप्लीट हुआ है अपना, ये बताओ, ये बड़ा है, मानते इस बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें कुछ भी चीज़ें हार्ड नहीं है, बिल्कुल एक लिंक बाय लिंक चीज़ें हैं इसमें। अगर आप एक बार पढ़ना स्टार्ट कर दिया आपने, तो आपको वहाँ पे कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, बस बड़ा चैप्टर अपना, लेकिन चीज़ें बिल्कुल सिंपल है, प्रैक्टिस का काम आए यहाँ पे न्यूमेरिकल है। यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ते आपको लग गया होगा, हाँ भाई वास्तव में अपन मैथमेटिकल फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं। आगे बात समझ में, तो आप तीनों चैप्टर करोगे ना तो आपके लिए बेनिफिट है। यानी कि देखो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन पक्के आएंगे, एक 100% है कि यहाँ पे 1 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, 1 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, 6 नंबर के यहाँ पे आराम से हो जाएगी, यानी कि दोनों चैप्टरों से। और एक चैप्टर अगर आपने फर्स्ट पढ़ लिया तो आपके 9 नंबर एक यूनिट से तैयार हो गए। उसी प्रकार यूनिट नंबर सेकंड पढ़ेंगे अपन, तो यूनिट नंबर सेकंड में फिर अपन 9 नंबर वहाँ से तैयार कर लेंगे। तो 2 यूनिट भी अगर आप मैथमेटिकल फिजिक्स में ढंग से पढ़ लेते हो शानदार तरीके से, तो आपके नंबर पूरे हो जाएंगे। मतलब 20 नंबर का तो आपको करके आना है, तो 20 नंबर में से आपने अगर 18-19 नंबर कर दिया तो बहुत है यार। मतलब 33 में से आप कितने नंबर ले आते हो, 33 नंबर पेपर होता है आपका, 33 में से अगर आप मान लीजिए 32, 31, 30 भी ले आते हो तो आपके लिए बहुत है वो नंबर। आपकी आराम से 90%, 90+ बनी हुई है आपकी यार, और क्या चाहिए आपको, और क्या 100 बनाओगे क्या। तो बस आपके लिए इतना ही काफ़ी आज के लिए। और चैप्टर नंबर सेकंड को जल्दी स्टार्ट कर देंगे, क्या तो आज ही कर देंगे, आपको आज ही वीडियो मिल जाएगी या फिर अपन को कल मिल जाएगी, कल तो 100% मिलेगी, ठीक है भैया। और आज आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की मिल जाएगी एक वीडियो, और थर्मो तो अपना लगभग हो गया। थर्मो का देखो पहले तो आप क्या करना है, पहले तो मेरे ऐसे करना, तो मैथमेटिक्स फिजिक्स में भी और इनमें भी कोर्स करवाने तो पहले थोड़ा सा, तो अगर टाइम बचेगा तो अपन थर्मो में, वैसे थर्मो की 2 यूनिट पढ़ा दी मैंने अल्टीमेट तरीके से, तो उनको पढ़ते रहिए बस, उनको उनका रिवीजन करते रहिए, उनको छोड़िए मत, ठीक है। और बात करते हैं डिफरेंशियल की, तो कोई कमेंट आए नहीं कि सर डिफरेंशियल में भी पढ़ाओ, तो देख लेंगे, अगर कोई कमेंट आते हैं तो डिफरेंशियल में पढ़ा देंगे। 2 यूनिट, 1 यूनिट तो पढ़ाई थी पूरी, ये 2 और पढ़ा देंगे, वो तो छोटी छोटी हैं दोनों, तो बाकी अब आगे की तो ठीक है। तो इतना हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी भैया, इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अब वीडियो आज आपको मिल जाएगी कंटिन्यूसली रेगुलर, तो वहाँ पे आप पढ़ते रहिए। मतलब अब रेगुलर चलेगी अपनी न्यूमेरिकल की और इलेक्ट्रॉनिक्स की, और ये हमारे पास में मैथमेटिकल, तीनों की रेगुलर चलेगी, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे पास 3 बच गई उनको देख लेना, क्योंकि अब रियल में अपना कोर्स हो चुका है, ठीक है। डिफरेंशियल की मांग इतनी है नहीं। और एक और कौन सी बच गई हमारे पास में, कौन सी बच गई है, एक और बच गई हमारे पास में, न्यूमेरिकल क्लास चला रहे हैं ना अपन, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और थर्मो में अपना कोर्स हो ही गया, ठीक है। तो इतना आपका काम हो चुका है। अब चलते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं शानदार तरीके से।
बस पढ़ते रहिए। और मैंने आपसे कहा था कि वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ यार, तो आपका काम है तो वो भी करते रहिए, साथ के साथ अपने दोस्त मित्रों को बताते रहिए, ठीक है।